मेरा नाम वलीदाद है और मुझे नहीं पता था कि अपने काम की वजह से मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। मैं गरीब आदमी था और गुर्बत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, बल्कि हर लम्हा जीते जी मरना होता है। मेरी 2 जवान बेटियां थीं जिन्हें मैं सर उठाकर जीना सिखाना चाहता था, और एक बीवी थी जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता था। मेरी शादी कम उम्री में हुई थी। उस वक्त दुनिया का मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी और सर पर छत होता था। अब बेटियां जवान हो चुकी थीं और मैं अब भी सिर्फ 35 बरस का था, मगर जिस्म थका हुआ था, मेहनत मजदूरी से निढाल और उम्मीदों से खाली। मेरे हाथों में कभी कलम नहीं आया, ना ही किताब कभी मेरी समझ में आई, ना तालीम मिली। बस सुबह निकलता और शाम को गिरता हुआ घर लौटता। ऐसे ही एक दिन किसी ने मशवरा दिया कि चौकीदारी कर लो, बड़े घरों में नौकरी लग जाती है। बस गेट के पास बैठना होता है, खाना भी मिलता है, कभी कभी कपड़े भी मिल जाते हैं और रहने को जगह भी। मैंने सोचा और देर न की, बीवी को समझाया, बेटियों के सर पर हाथ फेरा और उनसे दूर एक बड़े शहर आ गया। जिस बंगले में मुझे नौकरी मिली वो वाकई बहुत बड़ा था। गेट के पास एक छोटा सा केबिन बना हुआ था। मुझे वहीं बिठा दिया गया। कोई तफसील न दी गई, बस एक नौकर आता था, 3 वक्त का खाना देता था। पीछे की तरफ उस एक छोटा रास्ता था जहां एक क्वार्टर था। ये क्वार्टर भी मेरा ही था, लेकिन मुझसे कहा गया कि ज्यादातर गेट के पास ही रहा करो। रात को भी केबिन में सोना बेहतर है, क्वार्टर सिर्फ सामान रखने के लिए है। शुरू में मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब देखा कि पैसे वक्त पर मिल रहे हैं, खाना भी ठीक है और ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, तो मैं खामोश हो गया। पहला महीना गुजर गया, फिर दूसरा शुरू हो गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अभी तक मैंने उस बंगले में किसी को आते जाते नहीं देखा था। ना कोई गाड़ी अंदर आई, ना कोई मेहमान, ना कोई मालिक, ना कोई बच्चा, ना कोई आवाज, ना कोई कहानी। बस नौकर आता था, खाना देकर चला जाता था। वो भी ज्यादा बात नहीं करता था। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में अजीब सा खौफ होता था। एक रात मैंने उससे पूछ ही लिया, भाई इस घर में रहता कौन है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। बस इतना कहा, जो यहाँ रहते हैं उनके बारे में सवाल मत किया करो, अपना काम करो और वक्त पर खाना ले लिया करो। फिर वो पलट गया। उसकी पीठ पर पसीना था और कदमों में तेजी। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक तजस्सुस पैदा हो चुका था। आखिर इतने बड़े बंगले में कौन रहता है और क्यों कोई अंदर बाहर नहीं आता? कभी कभी जब रात के वक्त सब खामोश होता, मैं बंगले के अंदर की बड़ी खिड़कियों की तरफ देखता। वो खिड़कियां अंदर से बंद होती, लेकिन यूं लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा मुझे देख रहा हो। एक सर्द सी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती। मैं नजरें झुका लेता और केबिन में दुबक जाता। बाहर का मंजर उसी खिड़की से साफ दिखाई देता था, और वही मंजर उस रात भी मेरी आंखों के सामने था। अचानक मेरी नजर एक हरकत पर पड़ी। बंगले के बड़े से दरवाजे के अंदर से एक लड़की बाहर आ रही थी। उसकी चाल बहुत सुस्त थी, मरे मरे कदम, जैसे चलने की ताकत अब उसमें बाकी नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके कपड़े अजीब से थे, जैसे पुराने जमाने के हों। शायद पहले उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, लेकिन अब वो गायब था। सिर्फ कमीज और शलवार में वो सर्दी में ऐसे चल रही थी जैसे उसे एहसास ही ना हो कि हवा कितनी तेज है। वो कभी दाएं देखती, कभी बाएं। उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थीं, या शायद कुछ छुपा रही थीं। एक लम्हे के लिए रुकती, फिर चल पड़ती, जैसे किसी की बात सुनने की कोशिश कर रही हो या किसी आवाज के पीछे जा रही हो। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे केबिन के बिल्कुल करीब आ गई। मेरी सांसें थमने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो मेरे सामने खड़ी होकर भी मुझे नहीं देख रही थी। ना आंखें मिलाई, ना कोई इशारा किया, ना कोई सवाल पूछा, और मैं भी पत्थर बना बैठा रह गया। ना आवाज निकली, ना कोई हरकत हुई। मैं सोच रहा था कि आखिर ये कौन है? क्या बोलूं, कुछ पूछूं, कोई मदद चाहिए, कोई खतरा तो नहीं? इतने में वो अचानक पलटी और फिर उसी बंगले के अंदर की तरफ चल दी, जैसे किसी जलते हुए घर में जा रही हो। हालांकि घर में कोई रोशनी नहीं थी, मगर जो मंजर मैंने देखा वो ऐसा ही था, जैसे वो किसी जलती हुई जगह में दाखिल हो रही हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और वो अंदर चली गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं भागकर देखने की हिम्मत न कर सका। न मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई, न बंद होने की, मगर वो अब नजर नहीं आ रही थी। सारी रात मैं इसी सोच में रहा कि आखिर वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, कहां गई? क्या वो मुझे वाकई नजर आई थी, या मैं बस कोई सपना देख रहा था? लेकिन ये सवाल ज्यादा देर सवाल नहीं रहा, क्योंकि 2-4 दिन बाद एक और बस वह अजीब वाकया पेश आया। उस दिन शाम की रोशनी खत्म हो रही थी। अंधेरा धीरे धीरे हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। मैं हमेशा की तरह अपने केबिन में बैठा था। रोशनी मध्यम थी,
और मैं चाय का प्याला हाथ में लिए दरवाजे की तरफ देख रहा था कि अचानक गेट के सामने कोई साया नजर आया। वो एक औरत थी, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, उसका कद इतना लंबा था कि गेट के ऊपर लगे लोहे के पत्ते भी उसके कंधों से नीचे नजर आ रहे थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी लंबी औरत नहीं देखी थी। या तो उसने पैरों के नीचे कुछ बांध रखा था, उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बाल सीधे नीचे लटक रहे थे और उसके कपड़े भी आम से थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि उसने बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे मैं वहां मौजूद ही न था। न उसने कोई सवाल किया, न सलाम, न ये पूछा कि अंदर कोई है, न ये कहा कि मैं किसी से मिलने आई हूं। बस वो मेरे केबिन के पास से ऐसे गुजरी जैसे मैं हवा में घुल चुका हूं। दरवाजे के पास पहुंची और वो खुद ब खुद खुल गया। न कोई चौकीदार, न कोई चाबी, न कोई दस्तक। और फिर वो अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया, लेकिन इस बार भी न खुलने की आवाज आई न बंद होने की। मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी रह गईं। मैं अपनी जगह साकित हो चुका था, जिस्म जैसे सुन्न हो गया था और जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये औरत कौन थी? ये घर किसकी मिल्कियत है, जहां लोग बिना दरवाजा खोले आते हैं और बिना कुछ कहे अंदर चले जाते हैं, और उनके चले जाने के बाद जो सन्नाटा रह जाता है वो हर मामूली आवाज को चीख बना देता है। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि मैंने 3-4 लोगों को फिर से उस बंगले के अंदर जाते देखा, लेकिन ये लोग बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देखते थे, अपनी मस्ती में गुजर जाते थे। मैं उनके पीछे चल पड़ा कि शायद थोड़ा आगे जाकर देख सकूं कि दरवाजा कौन खोलता है, अंदर क्या हो रहा है। ये लोग तो ऐसे सजे धजे आते थे जैसे अंदर कोई शादी हो रही हो, लेकिन उनकी सजावट भी कुछ अजीब सी होती थी, जैसे कोई पुराना जमाना हो, या जैसे वो कपड़े अब मैले हो चुके हों लेकिन उन पर चमक बाकी हो। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा और देखने की कोशिश की तो अचानक मुझे लगा कि जैसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सामने की फिजा धुंध से भर गई थी और जब मैं वापस अपने केबिन की तरफ लौटा तो वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे केबिन के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे किसी शादी में आई हो। वो मेरे जलाए हुए कोयलों से हाथ सेंक रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सर्दी बहुत है, मैं बस हाथ गर्म कर रही हूं। मैंने कहा, जी कर लीजिए, और खुद बाहर जाकर खड़ा हो गया। मुझे उसके करीब खड़ा होना मुनासिब नहीं लगा, मगर थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं हैरान हुआ और पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है तुम्हारा नाम, क्योंकि मैं यहीं रहती हूं। मैं और ज्यादा हैरान हो गया। मैंने पूछा, यहां और कौन कौन रहता है? तो वो बोली, बहुत सारे लोग रहते हैं। मैंने कहा, अगर इतने सारे लोग रहते हैं तो कभी आते जाते क्यों नहीं दिखते? तुम लोग तो बाजार से सामान लेने भी नहीं निकलते। इस बात पर वो हंसने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, तुम अच्छे इंसान हो, 2-3 महीनों से देख रही हूं, कोई गलती नहीं की तुमने, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा, अच्छा हुआ आप मिल गई। मैं 2-3 महीनों से अपने घर भी नहीं गया। मेरी बीवी को मेरी बहुत याद आ रही है। सोच रहा था 2 दिन की छुट्टी लेकर चला जाऊं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि छुट्टी किससे मांगूं। अगर आप ही मालकिन हैं तो मुझे छुट्टी दे दीजिए। वो कहने लगी, हाँ कोई मसला नहीं, तुम 2 दिन के लिए जा सकते हो। और फिर उसने मेरे हाथ पर कुछ पैसे भी रख दिए। जब मैंने पैसे देखे तो मैं दंग रह गया। ये इतने ज्यादा थे जितनी मेरी 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं होती। मैंने कहा, अरे क्या आपने एडवांस दे दिया है? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, ये एडवांस नहीं है, तुम कहते थे ना कि बीवी बच्चों से मिलने जाना है, तो ये उनके लिए है, जो कुछ ले जाना हो ले जाना। मैं हैरान रह गया। इस घर से पहली बार किसी शख्स से बात हुई थी, और वो भी इतनी नेक दिल और इतनी मेहरबान। फिर वो लड़की अंदर चली गई और मैं 2 दिन की छुट्टी पर चला गया। घर गया, बच्चों से मिला, बीवी से मिला, बहुत खुशी हुई। जब बीवी को पैसे दिए तो वो हैरान हो गई, कहने लगी, इतने सारे पैसे कहां से आए? मैंने कहा, एक लड़की थी, उसने दिए हैं। बीवी थोड़ा चौंकी और बोली, लड़की? लड़की ज्यादा फ्री तो नहीं हो रही थी आपसे? मैंने हंस के कहा, ये कैसी बात कर रही हो, मेरी अपनी बेटियां जवान हैं। तो वो कहने लगी, बेटियां तो अपनी जगह हैं, मगर तुम खुद भी अभी जवान हो और दिखने में भी अच्छे हो, कोई भी लड़की तुम पर पैदा हो सकती है। मैंने हंसकर कहा, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन बहुत खुशी खुशी गुजरे। फिर मैं वापस अपने काम पर लौट आया। मैं बीवी को जरूरत से ज्यादा पैसे दे आया था और मुझे पूरा यकीन था कि उसने उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लिया होगा। शायद उनके कपड़े लिए होंगे, या घर के लिए कुछ सामान ले आई हो, या फिर कोई पुरानी जरूरत पूरी की हो।
जिसे वो हमेशा मेरी कमाई देखकर टाल देती थी। मैं इन ख्यालों में डूबा हुआ था कि मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन देखी तो हैरान रह गया। कॉल मेरे साले की थी, जो कभी कभार ही फोन करता है और कभी भी बेमकसद बात नहीं करता। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन कॉल उठा ली। वो शुरू से ही तंजिया लहजे में बोल रहा था। कहने लगा, बड़े नोट छाप रहे हो आजकल वलीदाद, कहाँ पे काम कर रहे हो? बस चौकीदारी कर रहा हूँ एक बंगले में। तो वो जोर से हंसा और कहने लगा, चौकीदारी या कुछ और? मैंने कहा, नहीं, चौकीदारी ही कर रहा हूँ। तो वो बोला, मैं भी उसी इलाके में कुछ अरसा पहले काम कर चुका हूँ, मुझे बताओ किस बंगले में काम कर रहे हो? मैंने कहा, मालिक का नाम तो नहीं पता, लेकिन एक लड़की है जो वहां रहती है और शायद उसकी फैमिली भी वहीं है। तुम मुझे बंगले का नंबर बता दो। मैंने गर्दन घुमाकर बंगले की तरफ देखा तो सामने ही गेट के ऊपर लिखा था, बंगला नंबर 400R। मैंने कहा, बंगला नंबर 400। तो वो एकदम खामोश हो गया। फिर अगले ही लम्हे उसके लहजे में गुस्सा आ गया। कहने लगा, वलीदाद भाई, अगर तुम्हें नहीं बताना सकते तो मत बताओ, मगर झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है तुम सबको ही झूठ बोल के गए हो। तुम चौकीदारी नहीं कर रहे हो, कोई 2 नंबरी कर रहे हो, वरना चौकीदार को इतने ज्यादा पैसे कौन देता है? मैं एकदम तड़प गया, जैसे मेरे सीने में किसी ने कुछ चुभो दिया हो। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे बंगला नंबर 404 पे नौकरी नहीं मिल सकती? क्या वो बंगला कोई जादुई महल है या वहां कोई देवी रहती है कि हम जैसे आम इंसान वहां काम नहीं कर सकते? वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी मदद की है क्योंकि वो मेरी मेहनत देखते हैं। वो अमीर लोग हैं, उनके लिए कुछ देना कोई मसला नहीं। वो मुझे इज्जत देते हैं। तुम शायद जल रहे हो क्योंकि तुम्हें कभी ऐसे लोग नहीं मिले। मेरा साला कुछ देर खामोश रहा, फिर हल्की आवाज में कहने लगा, वलीदाद, तुम तो पागलों जैसी बातें कर रहे हो। वो बंगला तो बरसों से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता, जिसके दरवाजे कभी नहीं खुलते। उसके अंदर सिर्फ मिट्टी है और टूटी दीवारें हैं, वहां कुछ नहीं है। और तुम कह रहे हो कि वहां कोई लड़की रहती है, तुम्हें पैसे दे रही है, तुम्हें छुट्टी दे रही है। ये सब तुम्हें लग रहा है, शायद तुम्हें ख्वाब आते हैं या तुम किसी वहम में हो। अभी वो ये सब कह ही रहा था कि कॉल अचानक कट गई। शायद उसका बैलेंस खत्म हो गया था या किसी बेहद वजह से नेटवर्क चला गया था। लेकिन मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश नहीं की। मेरा दिल वैसे भी भारी हो चुका था। मैंने सोचा, दफा करो उस आदमी को जिसे ये देखकर भी खुशी नहीं हो रही कि मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं। उसका हर जुमला जलन से भरा हुआ था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया की बातें कर रहा हो। मुझे यकीन था कि वो सब पुरानी बातें हैं। शायद उस वक्त वो बंगला वीरान हो, लेकिन अब वहां सब कुछ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों से मिला हूं। वो लड़की जो मुझसे बातें करती थी, वो कोई वहम नहीं हो सकती। वो इतनी हकीकी थी कि मैंने उसके दिए हुए पैसे अपनी जेब में रखे थे, उसकी बातें सुनी थी, उसके चेहरे के तासुर देखे थे और उसके अल्फाज मुझे अब भी याद हैं। मैंने खुद से कहा, शायद वो सब अपने जमाने में यहाँ आया हो और तब वाकई यहाँ कुछ न रहा हो, लेकिन अब ये सब कुछ है। और मैं न तो पागल हूं, न ही कोई 2 नंबरी कर रहा हूं। मैं बस एक चौकीदार हूं और शायद अपनी किस्मत से थोड़ा ज्यादा खुशनसीब भी। मगर मेरे साले ने जो बातें फोन पर की थी, वो मेरे दिल में किसी कील की तरह चुभ रही थी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। क्या वो वाकई सच कह रहा है या सिर्फ जलकर मेरे हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या वाकई मैं किसी खंडहर में बैठा हूं? क्या वाकई यहाँ कोई रह नहीं रहा? ये सवाल मेरे जहन में ऐसे घूमने लगे जैसे बारिश से पहले तेज हवा चलती है और गर्द उड़ने लगती है। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने फैसला किया कि अब और खामोशी से नहीं बैठूंगा। मुझे खुद मालूम करना होगा कि हकीकत क्या है। मैं बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और फिर सीधा खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। शायद कोई नजर आ जाए, शायद अंदर कोई हलचल दिखाई दे। मैं उस बंगले के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, मगर ये कोई आम खिड़कियां नहीं थी। इनमें बाहर से अंदर देखना मुमकिन नहीं था। अंदर से बाहर देखना तो मुमकिन हो, मगर बाहर से अंदर नहीं। जैसे किसी ने जानबूझकर शीशे ऐसे लगवाए हों ताकि पराई आंखों से पर्दा रखा जा सके। मैं बार बार मुख्तलिफ झावियों से देखने की कोशिश करता रहा। मैं अभी यही सब कर रहा था कि अचानक वही लड़का आ गया जो रोज मेरे लिए खाना लेकर आता था। उसने मुझे हैरानी से देखा और कहा, क्या कर रहे हो? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखता हूं और कहता हूं, देख रहा हूं, शायद अंदर कोई हो। वो फौरन बोला, वलीदाद भाई, अंदर तो कोई भी नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। मैंने कहा, मुझे तो याद नहीं, तुमने कब बताया? वो कहने लगा, नहीं बताया होगा, लेकिन हकीकत यही है कि अंदर कोई भी नहीं रहता। तुम्हें सिर्फ एक खाली बंगले की चौकीदारी के लिए बैठाया गया है।
ताकि कोई उस पर कब्जा ना कर ले। मैंने एक लम्हे की खामोशी के बाद पूछा, क्या मतलब? ये जो लोग यहाँ आते हैं जाते हैं वो क्या हैं? और वो लड़की जो मेरे पास आती है, जो मेरे साथ बैठती है, वो कौन है? लड़के ने मेरी बात काटते हुए कहा, वलीदाद भाई, मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ कोई आता जाता दिखाई दे तो उस पर ध्यान मत देना, उसके बारे में सवाल मत करना और न ही उससे बात करना। मैंने चौंक कर कहा, लेकिन वो लड़की जो रोज मेरे साथ बैठती है, जो मुझे खाना देती है, जो मुझे तनख्वाह देती है, वो क्या कोई ख्वाब है? वो क्या तुम्हारा कोई तासुर है जो मुझे दिखाई देता है? लड़का थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती वलीदाद भाई, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता। लेकिन मालिक को इस पर जो पैसा लगा है उसकी हिफाजत जरूरी थी, इसलिए वो चौकीदार रखना चाहता था। मकामी लोग तो जानते हैं कि यहाँ क्या मसला है, इसीलिए कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए तुम्हें दूर दराज के इलाके से बुलाया गया ताकि तुम्हें यहाँ बिठाया जा सके। तुम्हें तो सिर्फ काम की तनख्वाह मिलनी थी और खाना तो वैसे भी दे रहे थे, तो मैंने सोचा तुम्हें रख लेते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जिन लोगों को तुमने आते जाते देखा है वो तुम्हारा वहम भी हो सकता है। मैंने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है वहम हो, लेकिन वो लड़की मेरे सामने बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी, मैं उसकी आवाज सुन सकता था। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा था, मैंने वो लम्स महसूस किया था, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें की थी। ये सब वहम कैसे हो सकता है? लड़के ने मेरी आंखों में देखा और संजीदगी से पूछा, तुम मुझे उस लड़की का हुलिया बता सकते हो? कैसी थी वो? मैंने फौरन कहा, बहुत खूबसूरत थी, गोरी रंगत थी, दुबली पतली थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बेहद असरदार थी। वो बहुत नफीस कपड़े पहनती थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं। लड़का कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर कहा, एक मिनट रुको, और वो भागता हुआ बंगले के साइड पे बने आउट हाउस की तरफ चला गया। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वो वापस आया, उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिस पर गर्द जमी हुई थी। उसने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, क्या ये वही लड़की है? मैंने तस्वीर को गौर से देखा और मेरी आंखें फट गईं, दिल की धड़कन जैसे रुक गई, जुबान से बेसाख्ता निकला, हाँ यही तो थी। ये सुनकर वो लड़का मेरी तरफ आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, वलीदाद भाई, तुम शुक्र करो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि ये वही औरत है जो इस बंगले की मालकिन थी। मैंने हैरानी से कहा, हाँ वो भी तो यही कहती थी कि वो इस घर की मालकिन है, इसमें हैरत की क्या बात है? लड़का और ज्यादा संजीदा हो गया, उसके लहजे में एक लर्जिश थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने धीमे सुर में कहा, वलीदाद भाई, इस औरत को इस दुनिया से गए हुए 35 साल हो चुके हैं। ये सुनकर मेरी तेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, कदमों के नीचे जमीन खिसकने लगी, जिस्म जैसे सुन्न हो गया, कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने लड़के की तरफ देखा जैसे वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर डर और सच दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसने धीरे से कहा, जरूर तुम्हारे साथ कोई अनोखा तजुर्बा हुआ है, लेकिन अगर इसके बाद तुम यहाँ काम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम अकेले नहीं हो, यहाँ से पहले भी जो लोग आए वो भी कुछ ही दिन में चले गए, कोई डर के मारे, कोई बीमार होकर, और कुछ तो बिना कुछ कहे ही गायब हो गए। मैं वहीं एक साइड पर जमीन पर बैठ गया, हाथ जमीन पर टिकाए आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। जहन में वो तमाम लम्हे घूमने लगे जब वो लड़की मेरे साथ बैठती थी, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसका लहजा, सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। मैं सोचने लगा, अगर वो लड़की मर चुकी थी तो फिर मेरे साथ क्या हो रहा था? क्या मैं किसी और दुनिया की मखलूक से बातें कर रहा था? क्या ये सब मेरा वहम था, या मैं किसी ऐसे साए के साथ जी रहा था जो हकीकत में जिंदा नहीं था? मैंने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे सच दिखा दे, मुझे सही और गलत की पहचान दे, क्योंकि अब मैं खौफ में डूबता जा रहा हूं और मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां खड़ा हूं और मेरे साथ क्या होने वाला है। उसने मुझे यह भी कहा था, अगर अब भी यहां काम करना चाहते हो तो बस अपने काम से काम रखना, कोई आए कोई जाए उसकी तरफ नहीं देखना, अगर कोई तुम्हें बुलाए तो उसका जवाब भी मत देना, क्योंकि वो जो भी होगा इंसान नहीं होगा। ये बात याद रखना। जब से मुझे इस हकीकत का पता चला था, सामने से ठीक ठाक लगता है लेकिन पीछे से इसकी दीवारें तक टूटी हुई हैं।
कम से कम भी 70-80 साल पुराना घर मालूम होता है, शायद इससे भी ज्यादा। और आसपास कोई घर भी तो नहीं है। मेरे लिए खाना भी बाहर से आता है। इस घर में कोई नहीं रहता, ये बात तो अब साबित हो चुकी थी। फिर उस रूह का मेरे सामने आना, मुझसे बातें करना, मेरी मदद करना, एक अजीब सी बात थी। 1 हफ्ता गुजर गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। न कोई दरवाजा खटका, न किसी की आहट सुनी। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद जो कुछ हुआ वो कोई ख्वाब था या मेरा वहम। लेकिन सच ये था कि मैं हर रात सूरा यासीन पढ़कर सोता और दिल में यही दुआ करता, या अल्लाह मुझे महफूज रखना और मेरी बेटियों की हिफाजत फरमाना, क्योंकि वही मेरी असल कमाई थी। इन्हीं के लिए तो मैं यहाँ नौकरी कर रहा था। मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। मैं दिन को सख्त गर्मी में पहरा देता और रात को केबिन में बैठकर जागता, उसी कहीं कोई हरकत न हो जाए। अब मैं किसी के आने जाने को महज नजर का धोखा समझता था, और अगर कोई साया भी दिखता तो आंखें बंद कर लेता और दिल ही दिल में दुआ पड़ने लगता था। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर का मेहमान नहीं था। एक रात जब मैं अपने केबिन में बैठा बाहर का जायजा ले रहा था, तो अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की वहां बैठी थी। मैंने आंखें मली, शायद कोई और हो, लेकिन नहीं, वो वही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही दुबली पतली काया, जैसे पहले दिन मेरे सामने आई थी। मेरा दिल धक से रह गया। जुबान से बेसाख्ता निकला, तुम यहां कैसे हो सकती हो? मुझे तो अब पता चल गया है तुम कौन हो। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम जिंदा नहीं हो। तुम्हें तो इस दुनिया से गए बरसों हो गए। वो हल्के से मुस्कुराई, जैसे मेरी बात से कोई फर्क न पड़ा हो। फिर बोली, तुम्हें मेरी हकीकत का पता चल गया। ये तो बुरा हुआ। अब तुम मुझसे डरोगे, और मैं चाहती थी कि तुम मुझसे न डरो, क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर से उसने मेरी तरफ कुछ नोट बढ़ाए, जैसे पहले दिए थे। मैं पीछे हटते हुए बोला, तुम क्यों मेरी मदद करना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे हालात का इल्म है? वो बोली, तुम बहादुर हो, मेहनती हो, अपनी बेटियों के लिए सब कुछ सह रहे हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, सिर्फ थोड़ी देर बैठ जाओ, क्या हो जाएगा? मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, बस खामोश बैठे रहो तो भी चलेगा। मैं केबिन से बाहर निकलने लगा तो वो कहने लगी, वापस आ जाओ, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैं रुक गया और वो फिर से बैठ गई, जैसे कुछ कहना हो। वो बोली, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने साफ इनकार किया, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन वो हंस पड़ी, जैसे मेरी बात का लुत्फ उठा रही हो। फिर कहने लगी, चलो फिर मैं खुद ही बता देती हूँ। ये बंगला मेरा था, ये जमीन मेरी थी। मेरा शौहर बहुत अमीर था और मुझसे मोहब्बत भी करता था, मगर हम बे औलाद थे। मैं बहुत रोई, बहुत दुआएं मांगी, मगर हमारी गोद नहीं भरी। फिर एक दिन वो एक औरत को ले आया, दूसरी बीवी बनाकर। वो औरत खूबसूरत थी, मगर उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा तासुर था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। कुछ ही दिनों में उसने तहखाने को अपनी जगह बना लिया। वहां बैठकर कुछ पढ़ती रहती थी। बाद में मुझे पता चला कि वो काले जादू में मुब्तिला है, और उसी अमल से वो मेरे शौहर को भी काबू में रखना चाहती थी। उसने मुझ पर भी जादू किया। मेरे जिस्म में दर्द रहने लगा, तबीयत हमेशा खराब रहती, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं कभी कोई सबूत न ला सकी। फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा पढ़ा, जिस्म तो खत्म हो गया, मगर मेरी रूह को उसने इसी घर में कैद कर दिया। मैं मरते हुए भी अपनी अजियत से बाहर ना आ सकी, और जब उसने मुझे खत्म किया तो उसका अमल उस पर ही उल्टा पड़ गया। वो भी किसी और जहान की कैद में चली गई। उसी दिन से इस बंगले में कुछ ऐसा हो गया, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो जो इस दुनिया से नहीं था। उसके बाद न मैं जा सकी न वो, और इस बंगले में लोग आते हैं और फिर कुछ न कुछ अजीब देखकर चले जाते हैं, कुछ खौफजदा होकर और कुछ हमेशा के लिए खामोश होकर। मैं यहाँ कैद हूँ, मेरा शौहर कहीं और अपनी दुनिया में मसरूफ है और मुझे कभी याद नहीं करता। ये कहकर वो खामोश हो गई कि एक जिंदा इंसान के सामने एक रूह बैठी अपनी कहानी सुना रही थी। मुझे डर कम बल्कि अफसोस ज्यादा हो रहा था, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि वो कोई जालिम नहीं थी, बल्कि एक कैदी थी, एक ऐसी दुनिया की जिसका दरवाजा शायद अब कभी बंद ना हो। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो बोली, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। आजकल कोई इतना नेक बंदा नहीं रहा।
जो मुझे बचा सके। मैंने कहा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। वो मुस्कुराती हुई चली गई और टेबल पर फिर से उतने ही पैसे रख गई जितने मेरी 3-4 महीने की तनख्वाह के बराबर थे। शाम हुई तो मैं इधर उधर फिरने लगा। दिल बेचैन सा था। सोचा किसी बड़े का मशवरा लूं। मैंने पूछा, इमाम साहब कहाँ होते हैं? किसी ने बताया, सामने वाली गली में उनका घर है। मैं उनके पास गया, सलाम किया और उन्हें सारा वाकया बताया। उन्होंने बड़े गौर से मेरी बात सुनी और सर हिलाते हुए बोले, बेटा, तुमने बहुत अजीब बातें देखी हैं, लेकिन ये सब हकीकत भी हो सकता है और फरेब भी। मैं तुम्हें एक तावीज लिख के देता हूं, वो तुम उस लड़की को दे देना, शायद उसका मसला हल हो जाए। मगर बेटा, इस मामले में ना ही पड़ा जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और जिस औरत ने कुदरत के साथ खेला है उसकी वजह से यह कैद हुई है। अब कौन जाने उसने क्या अमल किया था। उन्होंने मुझे तावीज दे दिया। मैं वो लेकर केबिन वापस आ गया, लेकिन मेरी किस्मत देखो कि वो तावीज मुझसे कहीं गुम हो गया। मैंने सारा केबिन छान मारा, बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन तावीज नहीं मिला। अब मैं बहुत परेशान हो गया। दिमाग का काम नहीं कर रहा था। सर्दी का मौसम था, धुंध भी बहुत थी। मैंने वुजू किया और नियत करके बैठ गया। एक साफ कागज लिया और उस पर आयतुल कुर्सी और सूरह यासीन का पहला रुकू लिखने लगा। हर आयत लिखते वक्त दिल से दुआ करता रहा, या अल्लाह, ये तेरी बंदी है, इसकी मदद फरमा। उसके बाद मैंने उस कागज को तह किया, तावीज की तरह लपेटा, धागे से बांध दिया। अब मैं उस लड़की का इंतजार करने लगा। रात हुई, सर्दी ज्यादा थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रोशनी कम थी। मैं केबिन के बाहर बैठा था और वही लड़की आ गई, हमेशा की तरह, सफेद लिबास में और चेहरे पर अजीब सी उदासी लिए हुए। वो आई और हमेशा की तरह मेरे सामने बैठते ही फिर से वैसे ही पैसे रख दिए जैसे पहले रखती थी। मैंने पूछा, तुम बार बार ये पैसे क्यों देती हो? वो बोली, क्योंकि तुमने मुझे इंसानों में वो खूबी दिखाई है जो मैं बहुत अरसे से तलाश कर रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ, शायद इससे तुम्हें मदद मिल जाए। उसने पूछा, क्या है? मैंने वो तावीज उसके हाथ में रखा और कहा, इसे गले में डालना है, अल्लाह का कलाम है, इसमें बरकत है। उसने बड़े एहतराम से उसे खोला और फिर उसे अपने गले में डाल लिया। जैसे ही वो तावीज उसके जिस्म को छुआ, उसका रंग बदलने लगा। वो एकदम जैसे चौंक गई, उसकी आंखें फैल गईं और उसने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। जब वो घर की दहलीज पार कर गई तो रुक कर पीछे मुड़ी और बोली, मैं आजाद हो गई हूं, तुमने मेरे लिए वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो बोली, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे हाथों मुझे आजादी मिली है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ अल्लाह का कलाम लिखा था। वो मुस्कुराकर बोली, अल्लाह के कलाम में ही तो ताकत होती है, और जब नीयत सच्ची हो तो वही कलाम मौजा बन जाता है। तुमने अपनी नीयत पाक रखी और वो काम हो गया जो 3 दहाइयों में नहीं हो सका। वो रुखसत हो गई, लेकिन जाते जाते कह गई, मेरी मदद अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा और फिर अंदर आकर बैठ गया। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, एक रोशनी सी महसूस हो रही थी, जैसे मेरी रूह हल्की हो गई हो। और वाकई उसके बाद जब भी मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे तो कहीं ना कहीं से मुझे मदद जरूर मिलती थी। कभी जमीन पर रखे हुए नोट मिल जाते, कभी किसी दरख्त की शाख पर कोई लिफाफा लटका होता जिसमें रुपए होते थे, कभी किसी कोने से कोई रकम निकल आती। मैं हैरान होता, सोचता ये सब क्या है, मगर फिर दिल कहता, अल्लाह अपने कलाम के वसीले से रास्ते खोल देता है, और अगर किसी मजबूर की मदद हो जाए तो वो मदद तुम्हारे लिए खैर बन जाती है। मुझे अब भी वो लम्हा याद है जब वो लड़की आजाद होकर दरवाजे से बाहर गई थी और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। उस दिन मैंने जान लिया था कि ताकत किसी इंसान में नहीं होती, ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम में होती है, और जो बंदा सच्चे दिल से किसी की मदद करे, अल्लाह उसे जरिया बना देता है। मैं एक आम सा चौकीदार था, न कोई वली, लेकिन एक सच्ची नियत ने एक कैद रूह को आजाद कर दिया और मेरी जिंदगी को भी बदल कर रख दिया। उसके बाद मैंने ये नौकरी छोड़ दी, क्योंकि अब मुझे पैसे तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाते थे। बाकी मितपन थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी कर लेता था, नहीं करता तो लोगों को मुझ पर शक हो जाता। मैंने अपनी बीवी को भी ये बात कभी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताया। लेकिन आज इस बात को कई साल गुजर जाने के बाद
मैंने इस पूरी कहानी को सबके सामने पेश कर दिया। मैं जितना मैं जानता हूं, ऐसे लोग हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग तब तक यकीन नहीं करते जब तक उनके अपने साथ कुछ नहीं हो जाता। और यह भी हकीकत है कि ये तजुर्बे हर किसी के साथ नहीं होते। इसलिए अगर आपने तजुर्बा नहीं किया तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर जिन मखलूकात का जिक्र खुद कुरान में किया गया है, हम उन्हें कैसे झुठला सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता? ये बात सच है कि मेरी जिंदगी में होने वाले उस तजुर्बे ने मेरी सोच बदल दी, मेरे घर के हालात बदल दिए। मुझे इस बात पर यकीन दिलाया कि एक अच्छे इंसान के पास अच्छाई की एक ताकत होती है जो उसे बहुत सी मुसीबतों से बचा लेती है। और एक अच्छा इंसान भूतों पर भी भारी होता है। उस बंगले में जो आने जाने वाले थे वो मुझे नहीं देखते थे, ऐसा नहीं था। वो मुझे देखते थे लेकिन मुझसे डरते थे, इसलिए खामोशी से गुजर जाते थे, क्योंकि मेरे पास ईमान की ताकत थी।